लड़का कैसा लग रहा है? हम्म। ठीक है हम्म। ना? 24 साल के। बूट चप्पल अभी है। यार आज तो मार्केट काफी रेंज बाउंड चल रहा है। तू आज ट्रेडिंग कैसे करेगा? अरे यार, Hi investors, welcome to SOIC. Hopefully all of you are doing well. Am I audible to all? Am I audible to all? Great. तो आज हम व्हाट डे की डिटेल्ड सेशन करेंगे एंड डिटेल्ड सेशन में व्हाट वील डू इज दैट वील बी कवरिंग द एंटायर बजट इनसाइड आउट. We'll be looking at some of the things that basically will जो इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करती है, सेक्टर्स को इम्पैक्ट करती है एंड आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है एंड डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट है इस बजट का एंड व्हाट टाइप ऑफ सेक्टर्स वन कैन फोकस ऑन. दैट इज ऑल द थिंग्स दैट विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन, right? If you're excited for this session, make sure that you smash the like button and also drop a hell yes in the comment section. And I'm extremely excited to do this because it took me, I think वो 300 pages का मैंने बजट का डिटेल डॉक्यूमेंट भी रीड करा था. तो आई स्लेप्ट अराउंड 3 AM. तो पूरा का पूरा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया एंड होपफुली यू गेट द इनसाइट्स, राइट? So with this, a standard disclaimer that we are SEBI registered research analysts. Nothing in this presentation is a buy or sell recommendation. We are not giving you target prices. We are not showing you live prices. We are not doing anything of that sorts. What we are doing is purely educational in nature, and the purpose is to teach you how to do these things independently. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से. आज मैं आपको जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है या फिर जो बेसिकली हम लोग बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं बजट की, तो दो ही चीज़ों में आपको याद रखना है कि बजट क्या होता है, कि पैसा आना कहाँ से है और पैसा खर्च कौन है, राइट? मतलब घर का भी जब आप बजट करते हैं तो क्या होता है कि मनी कहाँ से आएगा और मनी खर्च कहाँ से होएगा. तो सिमिलरली अगर हम अपनी ब्रॉड इकोनॉमी को देखते हैं तो इकोनॉमी में चार ही जगह हैं जहां से पैसा आता है और जहां पे पैसा खर्च होता है. तो ये चार जगह कौन सी हैं? पहला तो है इकोनॉमी का जो की पार्ट है, दैट इज द गवर्नमेंट, राइट? तो गवर्नमेंट इज अ की पार्ट ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है? वाया टैक्सेस, वाया अदर थिंग्स. एंड गवर्नमेंट खर्चा कैसे करती है? बाय डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. आपको हमेशा इकोनॉमी को कैसे समझे कि पैसा आया कहाँ से और खर्च कहाँ हुआ. सेकेंडली हाउस होल्ड होते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, राइट? जो हम लोग पैसा कमाते हैं, राइट? जैसे अगर आप किसी कॉर्पोरेशन में जॉब करते हैं तो आप वहां से पैसा कमा रहे हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सैलरी. एंड आप जो उसका खर्चा करेंगे, योर एक्सपेंडिचर विल टर्न इनटू समवन एल्सेज इनकम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि आपका जो खर्चा है वो किसी और की इनकम है. तो इकॉनमी चलती ही ऐसे है क्योंकि एक विन विन सिस्टम है. क्योंकि अगर आप खर्चा करेंगे तो कोई और इनकम कमाएगा, जो इनकम कमाएगा वो खर्चा करेगा तो उसके लिए कोई और इनकम कमाएगा. सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी वर्क्स. तो आपकी अगर इनकम बढ़ जाती है तो प्रोबेबिलिटी है कि आप थोड़ा सेव करेंगे और अपना खर्चा बढ़ाएंगे, राइट? तो इनकम अगर आपकी बढ़ती है तो प्रोबेबिलिटी आप या तो सेविंग करेंगे या तो खर्चा बढ़ाएंगे. तो इनकम कैसे बढ़ सकती है? पहला सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का क्या है? सिंपल है कि आपकी ज्यादा अच्छी जॉब लग गई. दूसरा सोर्स क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में जो कॉर्पोरेट्स है वो सैलरी हाइक देने लग गए. तीसरा सोर्स क्या है? जब सैलरी हाइक नहीं मिल रही तो क्या आएगा? गवर्नमेंट टैक्सेस कट करेगी, राइट? ताकि आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में ज्यादा पैसा है. So that is also one of the ways to increase the income of households in the country, right? थर्ड थिंग क्या है? फर्म्स, मतलब जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, तो प्राइवेट कॉर्पोरेशन कैसे कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी को? पहले कॉर्पोरेट टैक्सेस देती है गवर्नमेंट को. एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशन क्या करती है? केपेक्स करती है, राइट? तो प्राइवेट कॉर्पोरेशन अब इन्वेस्टमेंट करती है तो वहां पे तो अगेन इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता है. बिकॉज इफ दे इन्वेस्ट, दे आर इन्वेस्टिंग, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रही है. एंड जैसे वो इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होती है? जॉब क्रिएशन होती है, राइट? सो ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन. एंड फाइनली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स. आज की एक्सपोर्ट मार्केट तो बहुत खराब चल रही है, मतलब वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी इतनी बूम पे नहीं है जैसे O3 to O8 में थी. तो एक्सपोर्ट मार्केट को भी हम इग्नोर कर सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड, राइट? नाउ गोइंग फॉरवर्ड, तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी हाउस होल्ड्स के साथ. कि ये जो बजट है, मेरे हिसाब से बजट एक मास्टर स्ट्रोक है, राइट? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री विद मी, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 6-7 years आई एम एक्चुअली हैप्पी विद द बजट. एंड व्हाई एम आई हैप्पी विद द बजट? लेट्स डिस्कस व्हाई. पहली चीज, अगर आप देखेंगे तो आज BSE 500 कंपनीज जो हैं उनका रिटर्न ऑन इक्विटी लाइफ टाइम हाई पे है. ऑलमोस्ट 16-17% ROE कमा रही है इंडिया की टॉप 500 कंपनीज. बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इनटू वेज ग्रोथ, क्योंकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है बट आगे इंप्लॉयज को सैलरी हाइक में नहीं मिल रहा. मतलब जनरली सैलरी हाइक इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी हाइक्स हैव सॉर्ट ऑफ फ्लैट लाइन लाइक पोस्ट 2023.
एंड दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू अ प्रॉब्लम कि कंजम्पशन नहीं बढ़ पा रही इंडिया के अंदर, because a lot of the companies have retained the profits from themselves for themselves because we live in a democracy, right? So that is something that has happened. So growth in employee cost for BSE 500 companies पहले 12% थी FY24 में, अब it has slowed down to 6% and wage growth और भी slow down हो गई है. सेकेंड चीज क्या हुई कि जब हम हाउस होल्ड्स का खर्चा देखते हैं तो whenever households start spending तो it is known as by the term of private final consumption expenditure. तो अगर आप इंडिया में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखेंगे तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से स्लो होने लग गया था बहुत, अगर आप चेक करेंगे तो 5% पे भी आने लग गया था. Whereas इंडिया इज मेजरली अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, इसलिए हमें एक्सपोर्ट्स का इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया हमेशा ही एक बेसिकली डोमेस्टिक इकोनॉमी रही है विच इज कंजम्पशन ड्रिवन. तो ये भी एक प्रॉब्लम दिख रही थी इकोनॉमी के अंदर कि कंजम्पशन ग्रोथ स्लो होते जा रही है. फिर क्या हुआ, तो नेस्ले का जब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया तो नेस्ले के चेयरमैन ने क्या बोला कि श्रिंकिंग मिडिल क्लास ड्रैगिंग वॉल्यूम ग्रोथ, हाउएवर ही वाज क्विक टू ऐड इट इज नॉट लॉन्ग टर्म फिनोमिना, राइट? तो अगर मिडिल क्लास अगेन इफ FMCG कंपनीज आर शोइंग 2-3% वॉल्यूम ग्रोथ, what does it mean कि people are going for shrinkflation और people are cutting back on unnecessary purchases, right? तो अगेन नेस्ले के जो चेयरमैन की स्टेटमेंट थी इंडस्ट्री को उस टाइम पे बहुत शॉकिंग लगी, बट पूरी FMCG जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये चीज बेसिकली दिख रहा था कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ पा रही. देन एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या हुई कि इंडिया की जो बैंकिंग की लिक्विडिटी है, देखिए पुराने RBI के गवर्नर ने बहुत अच्छा काम करा नो डाउट, बट उन्होंने मेरे मतलब अगेन मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से दो एक इश्यूज थे कि इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी है वो लास्ट 3 to 4 मंथ से नेगेटिव चल रही है. इन अ ग्रोइंग कंट्री मनी सप्लाई कर्टेल्ड हो रखा है, राइट? बिकॉज वी एज अ कंट्री जहां पे रियल GDP 6-7% पे ग्रो होती है, नॉमिनल GDP 10-11% पे ग्रो होती है, तो आपका मनी सप्लाई ग्रो ही नहीं कर रहा, राइट? आपका लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है बैंकिंग सिस्टम में, और फिर लिक्विडिटी जो आपके LDR नॉर्म्स भी लगा दिए कि आपको इतना इतना जो आपका बेसिकली जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का नॉर्म्स लगा दिया. जैसे HDFC बैंक है, HDFC बैंक क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा आपके हिसाब से? बिकॉज HDFC बैंक का पोस्ट मर्जर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 110 चला गया, माने 100 रुपीज का अगर डिपॉजिट है तो उन्होंने 110 रुपीज का लोन दे रखा है. पर RBI के गवर्नर या RBI ने क्या प्रेशराइज करा कि यू हैव टू ब्रिंग दिस डाउन टू प्री मर्जर लेवल्स, दैट इज 85-90. क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जनरली कब ज्यादा रहता है? जब आपके लोन की क्वालिटी अच्छी हो, लोन एसेट्स अच्छे हो, तो आप कॉन्फिडेंट है अपनी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में. पर जब बेसिकली अब क्योंकि उनको क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 85-90 पे लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? तो डिपॉजिट ग्रो करेंगे या तो जो क्रेडिट है उसकी ग्रोथ स्लो करेंगे. तो उन्होंने क्रेडिट की ग्रोथ स्लो कर दी है, 1-2% 3% ग्रोथ आ रही है क्रेडिट की, वैसे जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो फास्टर कर दी है, तो बहुत ज्यादा ब्रांचेस लगा रहे हैं. बट इससे इशू क्या हो रहा है? HDFC today is 8-10% of Indian banking universe, right? Just imagine 10% of Indian banking industry has started growing at 2-3-4%. What happens to the broader liquidity? What happens to the broader economy? Again, growth rates slow down, right? तो अभी का जो न्यू RBI गवर्नर आए हैं तो आप देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले बैंक से LDR रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियोज के बारे में पूछा है. तो हो सकता है कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो नॉर्म्स आर अगेन रिवाइज्ड विच विल लीड टू हायर लिक्विडिटी. एंड जस्ट पोस्ट दिस बजट RBI की MPC मीट है जहां पे वो इंटरेस्ट रेट कट की डिस्कशन करेंगे. एंड ऑल्सो लास्ट 1 मंथ में जो CRR रेशियो है, जो एक्सेस पैसा बैंक्स रखते हैं RBI के पास, वो भी काट दी गई है ताकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो. एंड RBI ने अभी ओवरनाइट ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर, सॉरी OMO ऑपरेशंस भी स्टार्ट करें जिससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी और इन्फ्यूज होगी. तो इंडिया में अगर आप याद रखेंगे, मैं आपको एक ही चीज और बता सकता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको एक चीज देखनी है कि कब बुल और बेयर मार्केट आ रही है, अगर इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट या जो लोन ग्रोथ है इट फॉल्स टू सिंगल डिजिट परसेंटेज, देन यू शुड बी रेडी फॉर अ बेयर मार्केट और अ साइडवेज मार्केट. व्हाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज सी जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है वो एक इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. एंड अगर इंडिया में जो क्रेडिट क्रिएशन सिंगल डिजिट में आ जाती है तो दैट इज जस्ट नॉट इनफ फॉर द हाउस होल्ड्स टू बेसिकली स्पेंड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हाउस होल्ड्स के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो अगर इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ वापस डबल डिजिट्स में जाती है तो दैट विल बी पॉइंट दैट द ब्रॉडर ग्रोथ फॉर कंजम्पशन हैज स्टार्टेड रिवाइविंग. तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. अनदर RBI की हमने बात करा कि जस्ट पोस्ट जो बजट है उनकी मीटिंग हो रही है, प्रॉब्ली इंटरेस्ट रेट्स कट होने के चांसेस भी हैं. नाउ बजट के साथ साथ देखते हैं, तो अभी हमने कंजम्पशन की बात करी, अब हम चलते हैं केपेक्स की तरफ. तो केपेक्स में एक इशू क्या था कि लास्ट ईयर का आई थिंक 11.3 लाख करोड़ का केपेक्स का बजट था, बट केपेक्स पूरा स्पेंड ही नहीं हो पाया. क्यों नहीं स्पेंड हो पाया? रीजन भी
कि आपका बिकॉज ऑफ इलेक्शंस कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट ने टेंडर निकालने थे वो लोग नहीं निकाल पाए। तो अप्रैल टू सितंबर 2024 में देखेंगे तो केपेक्स की डी ग्रोथ थी 12% की, बट अप्रैल टू नवंबर देखेंगे तो 8.2% की ग्रोथ है। एंड आई थिंक आज भी अगर जनवरी टू मार्च के अंदर उनको 10.2 या 10.3 लाख करोड़ का भी टारगेट पूरा करना है, तो केपेक्स की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 30 to 50% आनी चाहिए, राइट। सो लेट्स सी इफ दे आर एबल टू अचीव दैट और नॉट, राइट। बिकॉज अगर आप चेक करते हैं तो अगेन दिस capex thing could be very extremely back ended between like Jan to March। तो जैन में ग्रोथ इन इकोनॉमी में रिवाइव होनी भी स्टार्ट हुई है, तो एक केपेक्स का भी एक जो स्लो डाउन का नैरेटिव है हम उसको लाइक टैकल करते हैं। एंड साथ साथ क्या हो रहा था, जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है अगर आप चेक करेंगे तो 7-8% की जो जीडीपी ग्रोथ थी, अब ऑलमोस्ट लाइक लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 5.4% के आसपास ग्रोथ आई। तो हमें इंडियन के कॉर्पोरेट कंपनीज के रिजल्ट से पता लग रहा था कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो लास्ट 2 क्वार्टर से डी एक्सेलरेशन हो रही थी। एंड अगर आप टोटल अर्निंग्स देखते हैं एनएससी 500 कंपनीज की, तो पैट ग्रोथ जो 20, 25, 27, 16 और 20% थी, वो गिर के 10 और 8% के आसपास पैट ग्रोथ भी आ गया। और टॉप लाइन ग्रोथ माने सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट हुई 8 to 6% के आसपास, जो एक टाइम पे Q4 FY23 में सेल्स ग्रोथ वाज आल्सो इन डबल डिजिट्स, राइट। सो टॉप लाइन एंड अर्निंग्स हैव स्टार्टेड टू रिकंसाइल एट लोअर लेवल्स। दिस इज आल्सो समथिंग दैट हैपेंड। बट इस रिजल्ट सीजन में एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। क्या इंटरेस्टिंग चीज हो रही है? इवन दो टॉप लाइन ग्रोथ इस रिजल्ट सीजन में भी 5-6% के आसपास है, पैट ग्रोथ अगर हम मीडियन पैट ग्रोथ देखते हैं तो 12 to 13% के आसपास है। बट जो ईबिटा ग्रोथ है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, दैट इज कमिंग टू 28 to 30%। नाउ आई हैव अ थीसिस कि व्हाई इट इज हैपनिंग। द थीसिस इज क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने केपेक्स के अंदर पैसा नहीं डाला, एंड थोड़ी सी भी जो आपकी सेल्स ग्रोथ हो रही है और एम्प्लॉयज को आप वेज हाइक्स नहीं दे रहे क्योंकि आपको कंजम्पशन ग्रोथ में स्लो डाउन लग रहा है, तो आप एक्सपेंसेस पे बचाते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग कि अक्रॉस द कॉर्पोरेट्स ऑपरेटिंग लेवरेज इज प्लेइंग आउट, and that is leading to much higher operating profit growth over the last 2 quarters for the companies, right? So this is the data I've taken from Mr. Puneet Khurana। तो उनका ट्विटर आईडी फॉलो कर सकते हैं, स्टॉइक इन्वेस्टर करके उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो ये डेटा मैंने उनसे लिया है, और ये डेटा काफी इंटरेस्टिंग डेटा मेरे को लगा कि इवन दो सेल्स ग्रोथ कम है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत आ रही है कॉर्पोरेट्स में। एंड अगर हम और डेटा देखते हैं अर्निंग्स कैसी आ रही है, अभी हम सारे सेक्टर्स पे जाके इम्पैक्ट देखने वाले हैं। तो अगर हम और डेटा देखते हैं अर्निंग्स में क्या हो रहा है, तो ये मिस्टर समीत वर्तक है, सेज वन के जो सीआईओ है, इज ऑल्सो समवन आई होल्ड इन वेरी हाई रिगार्ड। तो अगर आप इन्होंने डेटा पोस्ट करा कि मीडियन पैट ग्रोथ कितनी आ रही है। मीडियन पैट ग्रोथ क्यों? बिकॉज टोटल प्रॉफिट्स इज ऑफन स्क्यूड बाय फ्यू लार्ज कंपनीज। तो हम एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं कंपनीज की, क्योंकि अभी हम एक सिक्लिकल स्लो डाउन की तरफ से जा रहे हैं। तो Q3 FY25 में अगर आप चेक करते हैं तो देख जो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज हैं यहाँ पे 12 to 14% के आसपास की अगर आप चेक करते हैं तो टोटल प्रॉफिट ग्रोथ है, और मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ 14% की है। सिमिलरली अगर आप लार्ज कैप्स में देखते हैं तो ये नंबर भी 14% के आसपास है। एंड पैट ग्रोथ देखते हैं तो लार्ज कैप्स में 13% है, whereas स्मॉल और मिड कैप्स में 15% के आसपास है। नाउ आई ऑल्सो हैव अ थीसिस कि व्हाई दिस माइट बी हैपनिंग। बिकॉज सी जो गवर्नमेंट केपेक्स है, जो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ केपेक्स है, दैट इज जनरली स्मॉल और मिड कैप्स में कौन सी कंपनीज हैं जो B2G डिपेंडेंट हो, जो कैपिटल गुड्स पे डिपेंडेंट है, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दोज टाइप ऑफ कंपनीज फाइंड रिप्रेजेंटेशन इन स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स। एंड गवर्नमेंट केपेक्स 2.5-3 लाख करोड़ होता था 2020 में, आज हम 11 लाख करोड़ के केपेक्स की बात कर रहे हैं। तो इमेजिन द मल्टीप्लायर दैट स्मॉल और मिड कैप कंपनीज विल बी हैविंग। बिकॉज लार्ज कैप्स में तो आपकी सर्विसेज कंपनीज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, राइट, आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं। तो लार्ज कैप इज प्रीडोमिनेंटली दैट, whereas some of your smaller or mid cap names are into cap goods, are into manufacturing, are into all those sort of things which have benefited from this basically huge amount of capex being spent। तो आज भी वो दिख रहा है कि Q3 में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रीएक्सेलरेशन दिख रही है स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की अर्निंग्स ग्रोथ के अंदर, राइट। सो दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ट्रैक, बिकॉज नैरेटिव क्या है कि लार्ज कैप्स अच्छा करेंगे स्मॉल और मिड कैप से, बट एक्चुअली में प्रॉफिट ग्रोथ किसकी ज्यादा आ रही है? स्मॉल और मिड कैप की। तो हमें हमेशा जो डेटा है उसकी तरफ जाना है, नॉट जस्ट टुवर्ड्स बेसिकली नॉट जस्ट टुवर्ड्स नैरेटिव और स्टोरीज, राइट। सो जस्ट अ सेकंड, अब हम देखते हैं इकॉनमी में रिवाइवल के साइंस क्या हैं। तो साथ साथ हम जो बजट है उसकी, ये सब बजट से कनेक्टेड है, तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम ये चीजें क्यों दिख रहे हैं। तो जनवरी मंथ में जीएसटी कलेक्शन वापस 12.3% की ग्रोथ दिखाई है YOY, जो इस सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख रही थी लास्ट 3 to 4 मंथ से। अब जनवरी में अगेन एक इकोनॉमिक रिवाइवल दिख रहा है। एंड एक चीज आपको और याद रखनी है कि क्यों गवर्नमेंट का कंजम्पशन पे फोकस था।
बिकॉज देखिए कंजम्पशन 4 तरीकों से ही बढ़ती है। यहाँ तो वेल्थ इफेक्ट हो जाएगा, सारे एसेट्स के प्राइसेस बढ़ गए, तो आप यहाँ अब जैसे मैं काफी सारे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने 4 ईयर्स की बुल साइकिल के बाद सबने घर खरीदा है, या किसी ने गाड़ी ली है, या किसी ने ऑफिस लिया है नया, तो वो दिखता है कि वेल्थ इफेक्ट है कि स्टॉक्स में पैसे बन गए तो अब आपने जाके घर ले लिया। फिर इनकम बढ़ सकती है। इनकम कैसे बढ़ेगी? या तो वेजेस बढ़ेंगी, राइट, या तो फिजिकल ट्रांसफर हो सकते हैं। फिजिकल ट्रांसफर कैसे होंगे? या तो सब्सिडीज बढ़ेंगी, या तो जो हाउस होल्ड है ज्यादा लेवरेज ले सकते हैं। बट यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट रियलाइज की इनकम बढ़ नहीं रही, क्योंकि जो वेजेस है वो हाइक नहीं हो रही। सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट ज्यादा दे देगी तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से भाग जाएगी। तो सब्सिडीज सिर्फ 0.6% से बढ़ी है इस बजट में वाई। बट और लेवरेज का भी क्या प्रॉब्लम है कि इंडियन जो रिटेल हाउस होल्ड है ऑलरेडी काफी बॉलो कर रखा है। एंड तो अब यहाँ पे एक ही वे आउट था कि कंजम्पशन के लिए या फिर लाइक इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए उनकी इनकम बढ़ाओ। तो इसलिए आपने देखा जो टैक्स कट हुआ इसी वजह से हुआ। एंड जो टैक्स कट हुआ, अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो देयर इज जीरो इनकम टैक्स टिल 12 लाख रुपीज अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, राइट। तो नील टैक्स स्लैब है, उसके बाद डिफरेंट स्लैब स्ट्रक्चर्स हैं, तो 12.75 लाख रुपीज तक बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000। तो अगर 2 लोगों का हाउस होल्ड है तो ऑलमोस्ट इफ यू लुक एट इट तो 25.5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स ही नहीं पे करना। Now this is again huge. I think this is akin to what we had a corporate tax cut in 2018-19. उसके बाद स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी थी। बट दिस इज अ ह्यूज थिंग बिकॉज सी व्हाट इज प्रॉब्लमैटिक है कि प्राइवेट जो सेक्टर है, इसको आराम से समझिए, जो प्राइवेट सेक्टर है वो केपेक्स पे स्पेंडिंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लास्ट 1 और 2 ईयर से ये दिख रहा है कि अगर इंडिया में हाउस होल्ड कंजम्पशन सिर्फ कुछ अमीर लोग कर रहे हैं, माने के शेप्ड रिकवरी थी, जो अपर क्लास है सिर्फ वही हाउस होल्ड स्पेंडिंग कर रही थी, तो फिर जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल है जो इंडिया में मेजोरिटी है, तो उनके लिए हम क्यों नई कैपेसिटी लगाए अगर हमें ग्रोथ ही नहीं दिख रही वहां पे। बट अब अगर जो जो बेसिकली मिडिल क्लास है वहां पे भी अगर हाथ में ज्यादा पैसा आता है, राइट, एंड साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी अपना केपेक्स तो कर ही रही है, तो व्हाट हैपेंस इफ द सेल्स ग्रोथ हैपेंस, राइट, अगर आपको टॉप लाइन ग्रोथ दिखती है, आपको कॉन्फिडेंस दिखता है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, तो व्हाट कैन इट लीड टू? प्राइवेट केपेक्स, राइट। सो ऑल इंडिकेशंस ऑफ द बजट आर कि यार हमने बहुत काम कर लिया, हमने कंजम्पशन के लिए भी लाइक एक बेसिकली एक स्टॉप दे दिया, टैक्स कट कर दिया, गवर्नमेंट अभी भी 11 लाख करोड़ का केपेक्स कर दिया है। इट इज नॉट स्मॉल इन एनी मीन्स ऑफ इमेजिनेशन, मतलब 11 लाख करोड़ इज अ ह्यूज नंबर। आज तक इंडिया में इतना कभी केपेक्स ही नहीं हुआ सरकार का, राइट। तो अब किसकी बारी रह गई है टू पिक अप द इकोनॉमिक ग्रोथ? दैट इज प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ कब आती है? जब उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाए, जो मैं इस क्वार्टर के नंबर से देख रहा है, ईबिटा ग्रोथ ज्यादा आ रही है सेल्स ग्रोथ से, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। यहाँ सेकंड, जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इंडियन इकोनॉमी में जो मिडिल क्लास है, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है, दे विल कंज्यूम और द टॉप लाइन ग्रोथ कैन शो अप, विच दिस टैक्स कट इज एक्चुअली हेल्पिंग विद दैट। तो अब सारा ओनस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है कि 1-2 साल में कब प्राइवेट सेक्टर केपेक्स स्टार्ट होएगा, then that could be a big game changer, but that is how the budget has been designed. नाउ लेट्स लुक एट कि जब बजट अनाउंस हुआ तो कौन कौन से सेक्टर्स ऊपर गए। तो पहले तो रिटेलिंग सेक्टर ऊपर गया। तो आपके रिटेल में जितनी भी कंपनीज हैं, जो जैसे डी मार्ट हो गया, जैसे अरविंद फैशन का एग्जाम्पल हो गया, जैसे विशाल मेगा मार्ट का एग्जाम्पल हो गया, V2 रिटेल का एग्जाम्पल हो गया, तो बेसिकली जो फर्स्ट कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं उनका इंडेक्स बढ़ा, राइट। देन अल्कोहल स्टॉक्स बहुत ऊपर गए, क्योंकि अब लोगों पास अगर 70-80 थाउजेंड एडिशनल इन हैंड आ रहे हैं तो यही सब खर्चे होंगे, राइट। तो अल्कोहल स्टॉक्स एकदम ऊपर चले गए, एंड अल्कोहल पे कोई लाइक टैक्सेस नहीं बढ़ाए, तो दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज। जो फुटवेयर सेक्टर है वो ऊपर गया। सिमिलरली हॉस्पिटैलिटी कंपनीज वेंट अप, FMCG सेक्टर डिड वेल। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखते हैं तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगेन जो ट्रैवल है, ट्रैवल के लिए जो बजट है, अगेन जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है, तो वहां पे लोग ट्रैवल ज्यादा कर सकते हैं, एक ट्रिप हो सकता है साल की एक्स्ट्रा और हो जाए, राइट। बट अगेन इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि व्हेन कंज्यूमर्स हैव मोर इनकम इन देयर हैंड, व्हाट ऑल दे कैन डू। Whereas अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स देखते हैं तो पहली चीज आई थिंक यहाँ पे वो सेक्टर मेंशन नहीं है क्योंकि डेटा मनी कंट्रोल से। द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर yesterday was रेलवेज। वाई रेलवेज? कैन एनीवन मेंशन इट? बिकॉज रेलवेज का जो बजट की ग्रोथ थी दैट वाज स्टैग्नेंट। वो लास्ट 2 ईयर से अब रेलवेज के बजट की ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है 2.4 to 2.6 लाख करोड़ पे। बिकॉज हो सकता है अब इससे ज्यादा रेलवेज के लिए केपेक्स ही ना हो, राइट। इवन तो रेलवेज में जो सेफ्टी पे स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है, राइट, वो लास्ट 6 मंथ्स में बढ़ रही है। बट ओवरऑल जो रेल बिल्डिंग का केपेक्स है दैट हैज स्लोड डाउन। तो आप वैगन वाले स्टॉक्स देखेंगे सब 8-8, 9-9% डाउन है, राइट। सो दैट इज अगेन
दैट इज अगेन वन ऑफ द सेक्टर्स जहां पे ऑलरेडी पी रेशियो 80 90 100 की थी, और अब वहां पे ग्रोथ का भी एंगल टैम से खत्म हो रहा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट नहीं ग्रो कर रही। तो जब आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट नहीं ग्रो करती तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या आपकी वैल्यूएशंस गेट impacted. तो दैट वाज अ सेक्टर which was impacted the most in my opinion in this budget, that is railways, right? और हम बात करते हैं तो अगर हम सेक्टर वाइज अगर हम बेसिकली अगर हम सेक्टर वाइज स्पेंडिंग देखते हैं तो आई हैव द डेटा ओवर हियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज देखते हैं तो स्टैग्नेंट था, कोई बजट के अंदर ज्यादा इंक्रीज इन एलोकेशन नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करते हैं तो स्टैग्नेंट था, कोई भी बजट में इंक्रीमेंटल एलोकेशन नहीं था। डिफेंस की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी देखिए डिफेंस में दो बजट होते हैं, एक तो ओवरऑल बजट होता है उसमें पेंशन भी होती है, सैलरीज भी होती है और चीजें भी होती हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट होता है। तो डिफेंस में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है दैट हैज गॉन अप फ्रॉम 1.7 लाख करोड़ टू ऑलमोस्ट 1.9 लाख करोड़, व्हिच सिग्निफाइज अ 12.8% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो वर्सेस द अदर टू इंडस्ट्रीज इट इज स्टिल मच बेटर, राइट? देन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो टेली कम्युनिकेशन जो सेक्टर है, टेलीकॉम का सेक्टर है, तो आई थिंक टेलीकॉम कैप गुड प्लेयर्स के लिए बजट अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, बिकॉज 30% डी ग्रोथ है। बिकॉज आई थिंक जो BSNL का 4G इंस्टॉलेशन का कैंपेन था वो ओवर हो चुका है, एंड अगेन ग्रोथ रेट्स -30% इन कैपेक्स, सो दिस वन हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट सेक्टर्स टू कम आउट ऑफ द बजट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में देखते हैं तो 18.8% की ग्रोथ थी, एंड आई थिंक वो PMAY योजना जो है उसके लिए भी काफी ज्यादा स्कीम में और भी पैसा डाला गया। सो अगेन दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन फॉर बेसिकली सेक्टर्स इनटू सीमेंट। देन अगर हम PLI एलोकेशन देखते हैं, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। तो दिस बिकॉज वी केप्ट रीडिंग थ्रू आउट द डे, तो हम लोग बेसिकली जो बजट का 300 पेजेस का डॉक्यूमेंट है वो भी पढ़ रहे थे, साथ साथ हमने केयर की भी रिपोर्ट पढ़ी। तो यहाँ पे पॉजिटिव्स है और कुछ कुछ सेक्टर्स में बहुत बड़े पॉजिटिव्स है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। पहली चीज जो EMS आपका है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हार्डवेयर, तो उसके लिए PLI इंसेंटिव्स 5770 करोड़ से 9000 करोड़ कर दिए गए, राइट? तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट अ ग्रोथ ऑफ 60 to 80%, which is even higher than FY 24 to 25। ऑटोमोबाइल्स के लिए और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए the incentives have gone from 347 crores to almost 2818 crores, तो almost a 8x plus jump in incentives, right? फार्मा के लिए incentives have gone up by 10 to 15%, whereas food processing के लिए, now this is a sector which looks interesting, the incentives have gone up from 700 crores to 1200 crores, right? देन अगर हम देखते हैं स्पेशलिटी स्टील के लिए 55 करोड़ से 305 करोड़ जो इंसेंटिव्स, वेराज वाइट गुड्स के लिए 213 करोड़ से 444 करोड़ जो है, और एक न्यू सेक्टर ने अपनी इंट्रोडक्शन दिखाया, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इज दैट जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी बड़ा PL आया है। तो 45 करोड़ से 1148 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आया है। Now again, a lot of these things are missing from the major news because ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी स्पीच में नहीं था। This was all there in the budget document. This is why reading the budget document instead of just looking at the headline news becomes important for a stock market investor. कौन कौन से सेक्टर इन फोकस आते हैं? EMS सेक्टर तो वो इन फोकस है ही, बट वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर नीचे है, बट यहाँ पे भी इकोसिस्टम में आज भी अपॉर्चुनिटीज है। Auto component is a sector which comes into light. Food processing is a sector which comes into light. और टेक्सटाइल्स इज अ सेक्टर विच कम्स इनटू लाइट। सो दीज आर 3-4 सेक्टर्स जहां पे खर्चा बढ़ाया जा रहा है। और जो सोलर सेक्टर है उसकी भी हम बात करेंगे, वील को सेक्टर बाय सेक्टर की किस सेक्टर के लिए क्या करें। बट अगर हम बजट को पहले ना नटशेल देख लेते हैं तो अगेन लास्ट लाइन बजट में फिर हम हर सेक्टर वाइज इंपैक्ट पे चलते हैं, एक दो बिजनेसेस का भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो ट्रेंड है, इफ यू लुक एट दिस, तो गवर्नमेंट केपेक्स का ट्रेंड, अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस और व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज इज दैट कि इतना बड़ा जो केपेक्स का स्पेंडिंग इंडिया में हो रहा है, दिस इज अ ह्यूज वन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, राइट? तो यहाँ पे विनर्स अभी भी कैपेक्स साइड में भी आएंगे, बट कंजम्पशन को रिवाइव करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर कंजम्पशन रिवाइव ना होती तो आप केपेक्स किसके लिए करते? एट द एंड अगर पॉपुलेशन कंज्यूम ही नहीं कर सकती तो आप केपेक्स किसके लिए करते हैं? तो यहाँ पे अगर आप एक चीज याद रखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 to 11% ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर में है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, ईयर ऑन ईयर। एंड दिस विल बी अ वेरी सॉलिड ग्रोथ नंबर। वाई सो? बिकॉज सी लाइक गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट को भी बैलेंस करना होता है, क्योंकि आपने बोरोइंग्स भी करी होती है।
तो अगर आप फिजिकल डेफिसिट को बोरोइंग अगर आप बेसिकली हैंडल नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट को और बोरो करना पड़ेगा मार्केट से। गवर्नमेंट और बोरो करती है तो इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स लॉन्ग टर्म में ऊपर चले जाएंगे। बट अब गवर्नमेंट ने फिजिकल कंसोलिडेशन का पाथ दिया है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए और गवर्नमेंट जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उन पे भी इतना इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो अगेन व्हाई आई एम सेइंग दिस बजट इज अ मास्टरपीस, बिकॉज इट बैलेंसेस ऑल द थ्री थिंग्स: consumption, fiscal consolidation, and also capital expenditure. राइट, सो फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम पर्सनली अ बिट हैप्पी कि फर्स्ट टाइम की कोई अच्छा बजट मतलब बहुत सोच के बजट बनाया गया। वैसे बजट्स में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट इस बार बजट एक्चुअली में सोच के बनाया गया। राइट, तो 11% ग्रोथ कैपेक्स में, कंजम्पशन के लिए टैक्स कट हो गया और आपका फिजिकल कंसोलिडेशन का भी पाथ अभी दिख रहा है। तो ये तो हमारा बेसिकली जो बजट है इसका हमारा एक इन अ नटशेल कंक्लूजन है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स सेक्टर वाइज इम्पैक्ट एंड सेक्टर वाइज क्या हो रहा है। इस फिजिकल डेफिसिट का डेटा देखेंगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सपेक्टेड है 4.4% का FY26 के अंदर हो जाएगा। राइट, एंड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की जो ग्रोथ रेट है इट इज अज्यूम्ड कि 10.1% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आएगी। तो मैं आपको ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना अभी कि अभी बेरिश होने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन हो सकता है 3-4 मंथ्स के लिए मार्केट्स और कंसोलिडेट करें और ड्रॉडाउन के थ्रू जाएं, क्योंकि जनरली बुल मार्केट का फेज 14 to 16 मंथ्स या 14 to 18 मंथ्स लास्ट करता है। बेरिश मार्केट्स के फेज 6 to 12 मंथ लास्ट करते हैं। तो अभी वाला बेरिश मार्केट का फेज सितंबर में स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी वी आर 5 मंथ्स इनटू द बेरिश फेज, राइट, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स इनटू अ बेरिश फेज। राइट, तो अगर अगर सपोज करते हैं 12 मंथ्स तक भी एक्सटेंड कर जाता है तो नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स ही रहेगा। राइट, तो अगेन दैट इज टू अज्यूम कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आती, बट ग्रोथ वापस रिवाइव भी हो रही है और दिस बजट इज ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ सेक्टर वाइज इंपैक्ट देखते हैं। तो पहला चलते हैं ज्वेलरी सेक्टर पे। तो कस्टम ड्यूटी, जो गोल्ड की कस्टम ड्यूटी है उस पर हाइक नहीं करी गई, क्योंकि अगर गोल्ड की कस्टम ड्यूटी हाइक होती है तो गोल्ड ऑलरेडी 84-85 थाउजेंड पे चला गया, तो गोल्ड और भी महंगा हो जाता। तो ज्वेलरी कंपनीज के लिए बहुत इंपैक्ट आता है, ये और सेल नहीं कर पाते। तो कोई क्योंकि लाइक टेम्परिंग नहीं करी कस्टम ड्यूटी से, सो नो न्यूज इज अ पॉजिटिव न्यूज। सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर अल्कोहल स्टॉक्स, सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर टोबैको स्टॉक्स। राइट, कि वहां पे भी नो न्यूज इज गुड न्यूज। एंड साथ साथ क्योंकि टैक्स कट हो गए, तो टैक्स कट से क्या हुआ कि मोर इनकम इन द हैंड ऑफ द कंज्यूमर्स। ऑटोमोबाइल के लिए और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पहली चीज जो एंट्री लेवल है उनके लिए टैक्स कट इज अ पॉजिटिव। बट ऑटो कंपोनेंट्स के लिए क्या पॉजिटिव है कि रिवाइज्ड PLI इंसेंटिव फ्रॉम 347 करोड़ टू 2819 करोड़, ऑलमोस्ट 8x जंप इन PLI अमाउंट। राइट, सो बिकॉज ऑटो कंपोनेंट्स इंडिया में इज अ हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स। ऑटो कंपोनेंट्स इज एन इंडस्ट्री, अगर वहां पे आपको कोई एक्सपोर्ट प्लेयर दिख जाए, a player who can export out of India, right, and was also catering to the domestic market. That is the type of businesses you should generally study within this sector, and this is a sector where we'll come out with an analysis soon, because this is a sector which looks interesting now. लूजर्स में क्या है, रेलवे आई थिंक वाज अ लूजर। तो आपके वैगन्स और ये सारी जो कंपनीज होगी वहाँ पे टैम ग्रोथ नहीं हो रही, टोटल एड्रेसेबल मार्केट की अब ग्रोथ नहीं दिख रही। इवन तो वहाँ पे जो सेफ्टी इक्विपमेंट वाले हैं वहाँ पे काफी ग्रोथ आ रही है वहाँ पे, क्योंकि टेंडर्स निकल रहे हैं। तो विद इन द रेलवे बजट ऑल्सो देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। राइट, वेयर रोड एंड हाईवेज की स्टैग्नेंसी है ग्रोथ में, लास्ट 2-3 ईयर्स से ही चल रही है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे इतना कुछ फेवरेबल नहीं आया। सोलर सेक्टर की बात करते हैं एंड पावर सेक्टर की बात करते हैं। तो ये पूरा पावर सेक्टर का स्लाइड है। तो पावर सेक्टर के अंदर अगर आप देखते हैं तो आई जस्ट हाइड माय स्क्रीन अ बिट so that you can look at it. But just before I go forward, are you enjoying this session? Are you getting distilled insights about the budget? If yes, do drop a hell yes in the comments and make sure that you smash the like button. Hopefully आप सबको मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज मैं वहाँ पे देखने नहीं आया। राइट, सो अगेन हाँ, सर्टन गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स पे हो सकता है AIDC, बट ओवरऑल गोल्ड के इम्पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाया गया। राइट, so great. Now, if you're enjoying the session, do drop a hell yes and make sure that you smash the like button so that we also get an idea कि ऐसे हमें सेशन फ्यूचर में भी हर बजट पे करने चाहिए। All right, great, great, awesome, awesome, great. तो हम चलते हैं टुवर्ड्स द पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर में क्या हुआ है, देखिए पावर सेक्टर में आपको याद रखना पड़ेगा जो ट्रांसमिशन का केपेक्स है वो बजट के अंदर नहीं आता, क्योंकि ट्रांसमिशन में एक ही कंपनी है केपेक्स करने वाली, वो है पावर ग्रिड। तो आपको पावर ग्रिड के केपेक्स प्लान पढ़ने पड़ेंगे जो 1 या 2 टाइम्स हायर है वर्सेस व्हाट दे हैव डन इन लास्ट 2-3 इयर्स। तो फॉर ट्रांसमिशन कई लोग पूछ रहे थे यार ट्रांसमिशन में तो केपेक्स ही नहीं बढ़ा, कि ट्रांसमिशन का केपेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पावर ग्रिड कराती है, तो पावर ग्रिड इज अ मोनोपोली बिजनेस ओवर देयर। राइट, तो आपको वहां पे जो पावर ग्रिड है उसकी जाके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखनी है।
Whereas पावर सेक्टर में जो सोलर पावर है, तो सोलर पावर के लिए पॉजिटिव बजट था. वाई सो? बिकॉज देयर आर 2-3 रीजंस. पहली चीज, सोलर सेल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी 25% से 27.5% कर दी गई है. तो दैट्स अ पॉजिटिव फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स. फिर सोलर सेल्स के लिए जो इक्विपमेंट आ रहा था उस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, तो 7.5 थी वो 0 कर दी गई है. तो अगेन गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट सोलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. Allocation for new and renewable energy ministry has increased from 17,300 crores to 26,549 crores. तो कोई भी मिनिस्ट्री के लिए दिस इज द हाईएस्ट ग्रोथ इन एलोकेशन, राइट. सो ऑलमोस्ट 53% एलोकेशन में इंक्रीज है. वैसे जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है और जो रूफटॉप सोलर स्कीम है, वहां पे जो बजट है वो ऑलमोस्ट 11.1 थाउजेंड करोड़ से 20,000 करोड़ का दिया गया है. एंड जो सोलर पावर की जो ग्रिड है उसके लिए एलोकेशन, आई थिंक दिस इज अ नंबर ऑफ 4,900 करोड़ से बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया गया. तो अगेन सोलर सेक्टर के लिए भी दिस वाज अ फेवरेबल बजट. पर वहां पे मोड्स कहाँ पे हैं वो आपको ढूंढना पड़ेगा, या तो उनकी प्रॉक्सी कंपनीज में जाके देखना पड़ेगा. फिर न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट की बात करते हैं. अगेन ये सिर्फ अभी अनाउंसमेंट है. जब हम बजट का डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पढ़ा 300 का, तो वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी या जो अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसका बजट स्टैग्नेंट ही है. उसमें कोई इतनी इंक्रीज नहीं हुई. बड़ी अनाउंसमेंट है सिर्फ. अभी तक ऑन द ग्राउंड इसमें कुछ दिखा नहीं कि इसमें पैसे बढ़े या नहीं बढ़े, या एलोकेशन बढ़ी ना है या नहीं बढ़ी. इट्स मोर ऑफ अ पॉलिसी स्टेटमेंट कि 100 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी डेवलप करना है 2047 तक. एंड दे हैव टू ऑपरेशनलाइज एटलीस्ट 5 इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. बट अगेन इस पे एलोकेशन हमें बजट डॉक्यूमेंट्स में दिखा नहीं. फिर हम पॉलिसी फॉर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट देखते हैं. जो आपके हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो पंप स्टोरेज हाइड्रो हो जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर कर लेते हैं, राइट. सो यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स को और प्रमोट किया जाएगा. तो यहाँ पे टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं, देयर आर कंपनीज लाइक WPIL आर आल्सो देयर व्हिच आर इनटू दिस पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स. तो उस टाइप की कंपनीज हैं जो वहाँ पे पंप प्रोवाइड करती है. टर्बाइन कंपनीज हैं. फिर टर्बाइन के बेसिकली जनरेटर कंपनीज हैं, राइट. तो वहाँ पे आप वो सब भी देख सकते हैं. I think there are other companies like TD Power हो गया, there are other companies like Triveni Turbines हो गया. So you can just go and read about it independently. अगर policy for pump storage projects increases, मतलब increases the adoption of such projects. क्योंकि last 1 year के अंदर काफी सारे टेंडर्स बाहर निकले हैं पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के, राइट. सो दिस इज विद द पावर सेक्टर की. पावर सेक्टर की ये चीजें फेवरेबल थी. अब हम देखते हैं कि हाउसिंग एंड सीमेंट के लिए क्या था. देखिए सीमेंट सेक्टर मेरे हिसाब से आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है. आप सबको पढ़ना खुद इंडिपेंडेंटली चाहिए, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में आज कुछ ऐसा हो रहा है जो टेलीकॉम सेक्टर में आज से 10 साल पहले होना स्टार्ट हुआ था. सीमेंट सेक्टर में 5 कंपनियां बन गई हैं, बड़ी 5 से 6 कंपनियां. एंड ये 5 to 6 कंपनीज अब दूसरी छोटी कंपनियों को खरीदने वाली हैं, राइट. जो दे कीप बाइंग स्मॉलर कंपनीज. एंड एज एंड व्हेन दे कीप बाइंग स्मॉलर कंपनीज, क्या होगा, कंसोलिडेशन होएगा. फिर जब कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा फिर क्या होएगा, सब प्राइस हाइक्स लेंगे. तो ग्रोथ, मतलब स्टोरी तो बहुत क्लियर है यहाँ से कि ये एक फ्रैगमेंटेड मार्केट, कंसोलिडेटेड मार्केट बनेगी और एंड में प्राइसिंग हाइक होगी. और सीमेंट हैज गॉन थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट साइकिल्स, क्योंकि लास्ट फर्स्ट 6 months ऑफ दिस ईयर में केपेक्स स्पेंडिंग नहीं हुई, तो इस वजह से सीमेंट के प्राइसेस बहुत गिर गए. तो सीमेंट मार्जिन सीम टू बी एट द एब्सोल्यूट बॉटम, राइट. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे सेक्टर में बहुत बढ़ जाता है, राइट. तो वैसे इंफ्रा स्पेंडिंग या फिर ओवरऑल केपेक्स स्पेंडिंग 11% अभी है इस बजट में. बट स्टिल दिस इज अ सेक्टर विच इज वर्थ स्टडिंग इंडिपेंडेंटली, राइट. क्योंकि इस सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रही है. इस सेक्टर पे भी मेरे को वीडियो बनानी है, ऑटो कंपोनेंट्स पे भी बनानी है. एक्चुअली वीडियोस बहुत सारी है बट टाइम बहुत कम है, कभी कभी ऐसा लगता है, राइट. सो अगेन लाइक सीमेंट सेक्टर का आपको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए. देन एविएशन सेक्टर में 2 ही कंपनीज हैं जो मेजरली लिस्टेड है. एक तो GMR एयरपोर्ट्स है और एक इंटरग्लोब एविएशन है. तो वहाँ पे अभी लाइक जो उड़ान स्कीम है उसको मॉडिफाई करा है टू एक्सपैंड कनेक्टिविटी. तो 120 डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने का बात करी गई है. Textile sector which got almost 1148 crore PLI incentive, so that's a major boost, major positive for the textile sector. Because पहले टेक्सटाइल सेक्टर को इतना बड़ा कोई PLI इंसेंटिव नहीं था. फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज करा गया कि यार टेक्सटाइल सेक्टर बहुत मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करता है, राइट. सो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, राइट. एंड ऑल्सो बांग्लादेश से क्या हो रहा है कि बांग्लादेश से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज मूविंग आउट ऑफ फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडियन कंपनीज एज वेल. एक्सपोर्ट डेटा में दिख रहा है 50, 60, 70% की एक्सपोर्ट ग्रोथ आ रही है गारमेंट प्लेयर्स की. फिर जल जीवन मिशन की बात करते हैं. तो जल जीवन मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2028 एंड एनहांस्ड आउटले कर दिए 267,000 करोड़, राइट. एंड साथ साथ 100% अचीवमेंट चाहते हैं टैप वाटर कनेक्शंस की अक्रॉस रूरल हाउस होल्ड्स. तो जल जीवन मिशन में देर आर कंपनीज विच आर इनटू सॉ पाइप्स, देर आर कंपनीज विच आर इनटू DI पाइप्स, there are companies which are into EPC of basically all these water projects.
तो दोज कंपनीज स्टैंड टू बेनिफिट। एंड FY 25 में खर्चा हुआ ही नहीं जल जीवन मिशन पे इतना। तो अगर आप देखेंगे तो इस बारी FY 25 में वाटर रिलेटेड बिजनेसेस की अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही इंडिया से, क्योंकि जो भी बजटेड एक्सपेंडिचर था वो खर्चा हो ही नहीं पाया, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स। अगर हम आपने हमारे चैनल पे वाटर सेक्टर की वीडियो देखी हो, आप उस वीडियो को वापस देख सकते हैं, क्योंकि इस को एक्सटेंड कर दिया गया है इस पॉलिसी को टिल 2028। तो उसके अंदर आपको जो मेजर बेनिफिशियरीज है सारे के सारे मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू डिफेंस, शिप बिल्डिंग एंड कंजम्पशन एंड ऑटोमोटिव। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो डिफेंस सेक्टर की जो एब्सोल्यूट स्पेंडिंग है 7.7% से अप है। केपेक्स स्पेंडिंग 11.8 to 12% से अप है। अगेन स्टिल अ पॉजिटिव, बिकॉज अभी भी इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिफेंस के इंडिजिनाइज नहीं है, तो इंडिजिनाइजेशन हो रही है, राइट। सो देर आर कंपनीज विच आर इनटू डिफेंस एंड ऑल्सो इनटू शिप बिल्डिंग। दीज आर स्मॉल कंपनीज। वन एग्जांपल आई टेक, जैसे कृष्णा डिफेंस करके कंपनी है। नाउ दे हैव अ ह्यूज ऑर्डर बुक एंड देयर ऑर्डर बुक इज ऑल्सो ग्रोइंग। एंड साथ साथ देर मतलब अगर हम जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है आप खुद जाके सुन सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, इवन दो कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर रही है, तो वहां पे अगेन इट्स अ बेनिफिशियल, बिकॉज जैसे एक्सिस गेट्स टाइप कंपनी हो गई, कृष्णा डिफेंस टाइप कंपनीज हो गई, इनके लिए क्या फायदा है कि इनका बेस बहुत छोटा है। तो छोटे बेस पे अगर एब्सोल्यूट जो बजट के अंदर ग्रोथ है 12-13% भी आती है, तो क्या होता है कि आपके लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल बेसिस। वेराज लार्ज कंपनीज की ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्मॉलर कंपनीज ढूंढने की कोशिश करूंगा डिफेंस में। जस्ट एन एग्जाम्पल विच आई टुक, राइट। सो यू कैन स्टडी देम इंडिपेंडेंटली, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। अगेन मेरा फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ कि जहाँ पे बहुत एब्सोल्यूट बड़ी स्पेंडिंग हो रही हो, वहाँ पे छोटी कंपनी ज्यादा अच्छा कभी कभी कर जाती है, तो आप खुद ढूंढ सकते हैं उनको विद दीज टू एग्जाम्पल्स। देन जो शिप बिल्डिंग है उसके लिए 25,000 करोड़ का बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड की बात हो रही है। एंड गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 49% विद रेस्ट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग विद लॉन्ग टर्म सपोर्ट इससे हेल्प होगी। बट यहाँ पे अभी हमें कंपनीज ढूंढनी है, क्योंकि मेरे को इतनी कंपनी शिप बिल्डिंग के अंदर मिली नहीं अपार्ट फ्रॉम PSU सेक्टर, राइट। आई थिंक एक आर नेवल वापस रीलिस्ट हुआ है, बट उसकी प्राइसिंग डिस्कवरी नहीं हो पा रही। वहां पे अगेन कोई सेबी का अभी इशू चल रहा है, तो दैट कंपनी वी आर नॉट डिस्कसिंग, बट दैट इज ऑल्सो अ कंपनी विच इज इनटू ऑल शिप बिल्डिंग एंड स्टफ। देन बूस्ट टू कंजम्पशन ऑन ऑटोमोटिव डिमांड, क्योंकि 12 लाख रुपीज तक तो आपका टैक्स ही नहीं देना, तो सबसे पहले किसकी कंजम्पशन बढ़ेगी? टू व्हीलर की। तो टू व्हीलर क्योंकि लो टिकट आइटम है, तो टू व्हीलर की ग्रोथ रेट्स हो सकता है नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के अंदर अच्छी दिखे। एंड लिंक टू टू व्हीलर, जो टू व्हीलर के ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, दे बीन बीटन डाउन बिकॉज एवरीवन वाज फेयरिंग कि एक महीने का स्लो डाउन है दिसंबर में। बट टीवीएस की ग्रोथ देख के लगा कि वो स्लो डाउन शायद से टेम्पररी था, बिकॉज टीवीएस हैज शोन 17% वॉल्यूम ग्रोथ। सो ऑटोमोटिव डिमांड और कंजम्पशन के लिए काफी फेवरेबल हो सकता है। साथ साथ अगर आप एक चीज और देखेंगे कि होटल सेक्टर के लिए क्या करें गवर्नमेंट ने, कि टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट लाइक टू डेवलप इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स and hotels in these destinations to be included in infrastructure harmonized master list। तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में इंक्लूड करा जा रहा है यहाँ पे, जो टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होटल्स हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव फॉर द होटल सेक्टर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जा रहा है वहाँ के होटल्स को, विच इज अ वेरी गुड पॉजिटिव। देन मेडिकल टूरिज्म एंड हील इंडिया का इनिशिएटिव है तो टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स एंड फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड जो वीजा के नॉर्म्स हैं उनको इजी कर दिया जाए फॉर एनी पेशेंट हु इज कमिंग टू गेट ट्रीटेड इन इंडिया। तो मेडिकल टूरिज्म एनीवे हैज बीन अ गुड ट्रेंड ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स एज वेल, राइट। सो सेक्टर वाइज हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। अब हम इंश्योरेंस पे इम्पैक्ट देखते हैं। तो इंश्योरेंस पे पहला इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि देखिए, क्योंकि जो भी न्यू टैक्स रिजीम में आएगा वो तो इंश्योरेंस खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इंश्योरेंस लोग टैक्स सेविंग के लिए लेते हैं काफी बारी, लाइक इंश्योरेंस मिक्स्ड विद इन्वेस्टमेंट। वैसे तो इंश्योरेंस इज अ प्योर रिस्क प्रोडक्ट, तो टर्म इंश्योरेंस आप सबको लेनी चाहिए, राइट। तो वो नेगेटिव हो सकता है इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। बट अगेन पॉजिटिव क्या है कि पॉजिटिव फॉर हाउस होल्ड्स क्या है कि हायर डिस्पोजेबल इनकम है, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑलरेडी चल रही है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो हर चीज प्रोज एंड कॉन्स होती है। सेकेंड चीज क्या है कि जो यूलिप होती है, यूलिप विच इज यूनिट लिंक्ड इन, लाइक जो आपके प्लान्स होते हैं, तो टिकट साइज जो 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा थे यूलिप के, तो उनको पहले आपकी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स करा जाता था। तो अगर सपोज करते हैं कोई 5 लाख रुपए की यूलिप ले रहा है, 10 लाख रुपए की यूनिट यूलिप ले रहा है, तो उनका इनकम टैक्स की स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेशन होती थी, बट उसको कैपिटल गेन पे कर दिया। कई लोग इसको गलत समझ रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब 25-30% से ज्यादा वाला है, तो आप यूलिप क्यों खरीदेंगे, राइट। वैसे तो यूलिप
मेरे जैसा आदमी तो लेगा नहीं, बट जिसको समझ आती है वो लोग लेते हैं, बट अगेन मेरे को नहीं समझ आती, बट अगेन वो यूलिप क्यों खरीदेगा? तो अगेन वहां पे एक फायदा है, क्योंकि अब वो कैपिटल गेन्स के अंदर आ गया, तो आपका LTCG एंड ये सब अप्लाई करेगा, जिससे आपका टैक्सेशन ऑन द गेन्स ऑफ यूलिप विल फॉल डाउन। फिर FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर, the foreign direct investment in insurance sector has been increased to 74 to 100%, बट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, वो अपनी कंपनीज बेच रहे हैं, अपना स्टेक बेच रहे हैं, राइट? बिकॉज इंश्योरेंस इंडिया में सेल करना ईजी नहीं है। बैंक इंश्योरेंस चैनल होना चाहिए, एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिफोर समवन ब्रेक्स इवन, राइट? तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो प्रोज एंड कॉन्स है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बजट के अंदर। फाइनली हम टुवर्ड्स अ कंक्लूजन चलते हैं, एंड हमने बिजनेसेस की भी डिस्कशन करी इसमें कि कंजम्पशन विल सी रिकवरी गोइंग अहेड। तो कंजम्पशन स्टॉक्स, चाहे वो अल्कोहल में हो, चाहे वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हो, चाहे वो आपके ऑटो कंपोनेंट्स या ऑटोज के अंदर हो, राइट, जो आपके लो कॉस्ट ऑटो होते हैं, चाहे वो सम ऑफ द जो रूरल कंजम्पशन से लिंक्ड है। अगर एग्रीकल्चर अच्छा करते हैं तो ट्रैक्टर कंपनीज अच्छा कर सकती है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक एग्जांपल है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर बिजनेस हैज स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन, राइट, एंड दे आर आल्सो लॉन्चिंग न्यू SUVs। तो दोज टाइप ऑफ बिजनेसेस यू कुड स्टडी इंडिपेंडेंटली। गवर्नमेंट केपेक्स आज भी बहुत पॉजिटिव है इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज 11 लाख करोड़ स्पेंड करना अपने में ही चैलेंज है। आपने देख लिया इस साल 11 लाख करोड़ का बजट था, स्पेंड ही नहीं कर पाए। 11 लाख करोड़ एक बार स्पेंड नहीं हो जाए तो अपने में ही बहुत बड़ी मतलब एक पॉजिटिव है। एंड ऑलरेडी हम एक इकोनॉमिक स्लो डाउन से एक इकोनॉमिक पॉजिटिविटी में जा रहे हैं। तो Q3 Q4 जनरली अच्छा होना चाहिए। एंड लास्ट ईयर का Q1 Q2 वाज इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ अ लोअर बेस रेट, राइट, मतलब बिकॉज ऑफ अ हायर बेस एंड लोअर ग्रोथ। तो 3-4 क्वार्टर की इकोनॉमिक यहाँ जो GDP ग्रोथ है बहुत अच्छी दिख सकती है, दिस कुड बी अ पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट। यू शुड नॉट बी सो नेगेटिव ऑन द मार्केट्स इन माय ओपिनियन, इवन दो 3-4 मंथ्स का कंसोलिडेशन आप रूल आउट नहीं कर सकते। Fancy sector like railways will see a problem, and also oil and gas will see a problem, because oil and gas का जो absolute capex spending था बजट के अंदर पेट्रोलियम पे, वो 19,000 से 17,000 करोड़ कर दिया। LPG की सब्सिडी भी घटा दी, which is a negative for your auto for these like oil refinery और oil marketing companies। तो जो OMCs होगी उनके लिए नेगेटिव है काफी। इवन दो ONGC एंड सबका अपने अलग से केपेक्स प्लान है, बट उनके लिए बाकी बजट में कुछ ऐसा खास नहीं आया। The government is waiting for private sector to do capex, then the consumption will do well and capacity utilization will go up, which will generate cash flows to do more capex. And push for green energy still evident in the budget, because Ministry of Renewable Energy जो है वहाँ पे highest amount of increase दिखा हमें budget के अंदर। तो what type of sectors I'll be looking at? Consumption sector, capital goods still, because government capex is so huge, and अगर private capex गलती से turn around हो गया तो private sector capex could do well. Auto component or autos are definitely a sector to look at. Auto components more than auto, because auto components have been beaten very badly. तो कुछ 10-15 PE पे भी आ गए। तो ऑटो कॉम्पोनेंट्स इज वन ऑफ द सेक्टर्स वर्थ लुकिंग एट। कंजम्पशन हमने बात करी, होटल्स तो एनीवेज अच्छा कर ही रहे, राइट, एंड होटल्स कुड इवन डू फर्दर बेटर। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर जैसे ज्वेलरी सेक्टर हो गया या वाइट गुड्स का सेक्टर हो गया, दोज आर सम ऑफ द सेक्टर्स इन फोकस। किन सेक्टर्स में थोड़ा रिस्क लगता है? रोड कंस्ट्रक्शन वालों में थोड़ा सा रिस्क डेफिनेटली लगता है, इवन दो जो रोड कंस्ट्रक्शन वालों में रिस्क लगता है। सेकेंडली आपके जो रेलवे वाले बिजनेसेस हैं वहां पे, क्योंकि वैल्यूएशंस हाई है, 80-90 पे कुछ PSUs ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे रिस्क लगता है। डिफेंस सेक्टर में जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वहां पे एक रिस्क लगता है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ इन बजट बहुत नहीं है, तो वहां पे एक डेफिनेटली थोड़ा रिस्क पॉइंटर लगता है, एंड मार्केट हैज आल्सो बीन गिविंग दैट व्यू एज वेल। So this is my view on the current budget, and this is how you can take this and you can apply this across sectors. and हम लोगों ने इन सारे सेक्टर्स के, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स के एनालिसिस SOIC के YouTube चैनल पे तो करे ही हुए हैं, अब उनको देख सकते हैं। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हम लोग SOIC मेंबरशिप, हमारा एक एजुकेशनल कोर्स है जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कैसे आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को इन हैंड ले सकते हैं। दैट इज हाउ टू डू योर ओन फाइनेंशियल प्लानिंग। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक को कैसे निकालें, साथ साथ सेक्टर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे निकालें। जैसे आज 2 PM पे हमारा वेबिनार है सेक्टोरल वैल्यूएशंस का, व्हेन टू सेल अ स्टॉक, एक स्टॉक को सेल कब करना चाहिए, हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, मतलब स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, एंड फाइनली बिकमिंग अ सेक्टोरल मास्टर, डिफरेंट सेक्टर्स की मास्टरी कैसे पाए। All these things we teach in one SOIC membership. And if you want to register for the SOIC membership, the link is there in the description below, and it is also tagged on the chat section above, right? Because we teach over here, right? So with this, I think I'll just go towards your questions. Hopefully you loved the analysis on basically budget,
And if you liked it, just smash the like button and also drop a hell yes. Hopefully you got an idea of sectors, some of the companies that might benefit, and hopefully you got an idea completely about कि आप कैसे बजट बारे में या किस किस सेक्टर्स को आप फोकस कर सकते हैं, राइट. एंड होपफुली आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो गया बजट. आई जस्ट लव डूइंग दिस एनालिसिस. आज 2 PM पे हम लोगों का एक वेबिनार है, राइट. सो वहां पे मैं अभी जाऊंगा, बट एक और मैं आंसर कर जाता हूँ कि एक्चुअली में बजट अगर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और ये सब बढ़ता है तो अगर कंपनीज लाइक जो अगर कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस भी होगी तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव साइन हो सकते हैं. बिकॉज सी अगेन सम ऑफ दीज larger NBFCs और larger banks have been going through 4-5 year consolidation. तो उनमें लॉन्ग बेस बन गया. बिगर द बेस बिगर द ब्रेकआउट, बिगर लॉन्गर द बेस बिगर द ब्रेकआउट. So those type of companies you should also study because it is connected to consumption at the end of the day. And February में RBI की जो पॉलिसी आती है उसको आपको क्लोजली ट्रैक करना है कि इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं, लिक्विडिटी इकोनॉमी में और इन्फ्यूज हो रही है या नहीं हो रही. तो दिस विल गिव यू अ गुड इनसाइट कि और अदर टाइप ऑफ कंपनीज में आप कैसे फोकस कर सकते हैं. ग्रेट. सो आई विल सी यू एट 2 PM. जो लोग वेबिनार में आ रहे हैं वैल्यूएशन के, and those who want to register for the SOIC membership, want to become a SOIC student, right? So the link to register for the SOIC membership is there in the description below, because we keep doing multiple webinars, we keep meeting students again and again, and because we just love to teach. With this, let's conclude the session. Hopefully you loved it and hopefully you smash the like button. With this, I'll see you in the next one. Jai Hind.